Hi. Consistent actions over time eventually lead to success. Today is 12th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 45 साइंस के आंसर्स हैं. विटिकल्चर होता है फॉर ग्रेप्स प्रोडक्शन. इनमें से करेक्टली मैच्ड क्या नहीं है? सी, फ्लावर का होता है फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल को हॉर्टी बोल सकते हैं, फ्रूट को पोमोलॉजी बोल सकते हैं. एग्रोनॉमी भी अगर ब्रॉडर टर्म में देखें तो क्रॉप इसमें इंक्लूड हो सकता है, तो ये सारे करेक्ट लग रहे हैं. देन बायोनिक्स मतलब ये होता है बायोलॉजिकल सिस्टम जो नेचर में है उसका हम मैकेनिकल वर्ड में यूजेज फाइंड कर रहे हैं. जैसे हमिंग बर्ड है, फिर हमने हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, तो दैट इज बायोनिक्स. लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकन होता है, दैट इज कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी. हाइड्रोपोनिक्स का मतलब सॉइल एनरिचमेंट, प्लांट्स हैं बट विदाउट सॉइल है, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स. आज के सवाल है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड? हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस हैज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज traders? Which one of the following European trading company was the first to establish its factory at Surat? Who emerged victorious in the first Anglo-Mysore War 66-69? Anglo-Mysore War. ऐसी 3 वॉर और होंगी. First census in India during the British period was held during the tenure of which Governor General? So these are questions for today. आज की वोकैबुलरी है लंबास्ट का मतलब होता है आलोचना करना, हार्श एक्ट करना, क्रिटिसाइज करना. एब्नेगेशन मीन्स अस्वीकार करना, रिनंसिएशन, रिजेक्ट, रिफ्यूजल. थ्रॉन्ग मतलब दैट इज भीड़, फिल और बी प्रेजेंट इन अ प्लेस और एरिया, क्राउड, मॉब. कॉर्डन करना मतलब होता है घेराबंदी करना, सील करना उस एरिया को, सराउंडिंग को बाय पुलिस या अदर गार्ड्स. टिकलिश मतलब होता है मुश्किल है, रिक्वायरिंग केयरफुल हैंडलिंग. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency is very important. Now this is CSAT. Try to read this short paragraph and answer this question. Most convincing explanation क्या होगा इस argument के behalf में? So this is the reading comprehension. देन ये 2 सवाल और हैं. दिस इज अबाउट, ये स्टेटमेंट्स देखने हैं और फिर आपको बताना है इनमें से क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं. सेकंड आपको ये ज्योमेट्री का है, डिफरेंट डिजिट्स दिया हुआ है, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ डी. ABC का अगर ये है, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग, ये है तो आपको बताना है डी और ई का वैल्यू क्या होगा. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज संडे है, आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं. दिस इज द हिंदू, जून 12 2022. सो आज संडे है, आज आपका यूपी PCS का एग्जाम हो जाएगा. नेक्स्ट संडे को और स्टेट PSCs के एग्जाम है, वेस्ट बंगाल, MP एट्सेट्रा. देन इसके बाद 20th को, 20 तारीख को मंडे है. मंडे से वी विल स्टार्ट मेंस स्पेशल कोर्स और प्रीलिम्स 2023 का भी एक कोर्स स्टार्ट होगा. इन दोनों के डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्द बताता हूँ. ओके, सो दिस इज देयर. अब गियर अप करना है एग्जाम प्रिपरेशन स्टडी मोड में. ग्रेजुअली लेट्स स्टार्ट गेटिंग इनटू द स्टडी मोड. ऑल राइट, सो दिस इज द हिंदू, जून 12. दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. देन दिस इज सेकेंड, नेक्स्ट पेज. यहाँ बात है हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स फर्स्ट ट्रेन टू अराइव सून. सी, हर जगह, हर शहर में हम क्या बोलते हैं, जो आर्टरीज हैं वो क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन. अगर कम्युनिकेशन बेटर है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर है, तो ये हार्बिंजर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. सो दैट इज वाई जो बड़े शहर है जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, कोलकाता हुआ, बेंगलुरु हुआ, पुणे हुआ, इन सब जगह पे हम ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी पे बहुत एम्फेसिस करते हैं. तो ये हाई स्पीड रेल नेटवर्क है. ये ट्रेन अभी बहुत जल्द दिल्ली में आएगी, NCR में. ट्रायल रन इसका दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर. अब ऐसे जो न्यूज़ टेम्पलेट्स है ना, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो इसका इनॉग्रेशन अभी होगा. दिस इज ऑन द फास्ट ट्रैक. तो सराय काले खां है और यहाँ से दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर होगा. ओके, तो यहाँ ऐसा वर्क रहेगा कि
क्विक एंड इजी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगा। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से इस स्टेशन एक्चुअली निजामुद्दीन स्टेशन में बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे दिस सराय काले खां एक गेट है, तो वहीं पर ऐसा रैपिड ट्रांसपोर्टेशन RRTS कॉरिडोर बनेगा और ये जो रेलवे ट्रैक है ये सीधा कहाँ कनेक्ट करेगा, मेरठ पे। तो दिस इज गुड। ये जो NCRTC है ये जॉइंट वेंचर है सेंटर और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का। 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का कॉरिडोर बनेगा। 70 किलोमीटर एलिवेटेड एंड 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट। अब इसको एज अ केस स्टडी यूज करिए, इसको एज अ केस स्टडी यूज करिए जब आपको बताना है कि जो शहरों में इंटरकनेक्टिविटी हो और ट्रैफिक कंजेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के मॉडल के थ्रू। तो दिस इज गुड। और हमें यहाँ पे NCR के भी बारे में भी जानना चाहिए। तो देखो इससे क्या होगा, 55 मिनट का कॉम्यूट हो जाएगा फ्रॉम द कैपिटल टू मेरठ सिटी। तो दिस इज रियली गुड। इससे क्या होगा, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अप डाउन करते हैं, वो फॉर दिस वर्क दिल्ली आते हैं देन वापस अपने घर चले जाते हैं। अगर केवल 55 मिनट का कॉम्यूट है तो दिल्ली जैसे शहर में जहां ऑलरेडी इतना कंजेशन है, रेसिडेंशियल एरिया कम, लोड है बहुत ज़्यादा, तो उसमें अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा दिस जो पीपल है, जो वर्क फोर्स है। तो दिस विल अगेन हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओवरबर्डन्ड है वहाँ पे हेल्प मिलेगा। वी शुड नो अबाउट दिल्ली। सो दिस इज दिल्ली। अब ये जो दिल्ली है ना, ये NCT दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। इसके आसपास का जो ये एरिया है इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। तो NCT अलग होता है जहाँ 70 सीटों का चुनाव होता है, ये NCR है। NCR में यहाँ पर क्या है, दिस इज उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर ही नोएडा कहलाता है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है, आंसर। देन दिस इज बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। फिर यहाँ पे आ जाता है दिस इज हरियाणा, करनाल, पानीपत, जिंद, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम। देन यहाँ पे कुछ एरिया राजस्थान का भी है जैसे अलवर एंड भरतपुर। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो 3 राज्य में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये कहलाता है नेशनल कैपिटल रीजन NCR। तो अभी क्या बात चल रही है, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इसको कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेटर करने का आइडिया है। Then this is taking pride, member of the LGBT community participate कर रहे हैं Pride Month at Deer Park in Hotchkiss in Delhi. Right to live with dignity and honor. Experts optimistic है about future of media and freedom of speech. तो India is a constitutional form of government और हमारे यहाँ आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको सेफगार्ड भी करता है। आर्टिकल 32 है, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है आप क्विकली इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है अगर वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का। ये जो रिट्स होती है कितने टाइप की होती है, आंसर रिट्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स? तो सिचुएशन इज नॉट एज डायर एज इट वॉज ड्यूरिंग इमरजेंसी। वन मोर थिंग, ग्राउंड पे जो सिचुएशन होती है वो इतनी डायर नहीं होती है जितनी सोशल मीडिया में दिखाया जाता है। सोशल मीडिया में हर चीज़ बहुत ज़्यादा जूम होके होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में होती है, बहुत ज़्यादा नैरेटिव्स होते हैं। ग्राउंड रियलिटी उससे परे भी हो सकती है। सिचुएशन इज नॉट एज डायर एज इट वॉज ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो दिस इज एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्टिक हैं अबाउट फ्यूचर. So this is this page, and after 103 days India's COVID-19 numbers cross 8,000 mark. Now this is one area जहां हमारा अभी फोकस होना चाहिए। कोविड-19 का हमने लास्ट ईयर भी देखा था जब डेल्टा वेव आया था। कोविड-19 विल नॉट स्पेयर एनीबडी, सो कोविड-19 शुड बी अवर प्रायोरिटी। जो ऐसा पैंडेमिक है, जो इकोनॉमी है, कोविड-19 के केसेस फिर बढ़ रहे हैं, वी ऑल हैव टू बी रियली केयरफुल। एक्टिव केसेस इतने हैं, पॉजिटिविटी रेट इतनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिविटी रेट? आंसर, दिस इज 2.41%। तो वी शुड बी केयरफुल, दिस पैंडेमिक को लाइटली नहीं लेना चाहिए। दिस इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड द कॉन्टेस्टिंग क्लेम, एंड इंडिया रशिया डील ऑन रेडियो इक्विपमेंट। अब सी,
रशिया इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पार्टनर रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर इंडिया। तो यहाँ आरटीएस साइन हुआ है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 34 सेट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या होता है? प्लेन्स का टेक ऑफ एंड दिस लैंडिंग हो रही है। अब यहाँ अगेन कम्युनिकेशन के लिए आपको रेस्पॉन्सिव रेडियो सिस्टम होना चाहिए, रेडियो सिस्टम जो फुल प्रूफ हो, ग्लिचेस नहीं हो। तो रशियन कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी 34 सेट्स ऑफ दिस ILS, मॉडर्नाइज करेगी 24 एयरपोर्ट्स इन इंडिया, रशियन एम्बेसी ने बताया। तो रेडियो टेक्निकल सिस्टम होगा, इसके लिए अभी लार्ज स्केल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द सप्लाई ऑफ रेडियो दिस इक्विपमेंट्स। Domestic manufacturer received the right to conclude a contract based on the results of global tender. RTS, largest supplier यहाँ पे radio equipments took part. तो this is there। अब रशिया भी अपना equipments वगैरह जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है, बिकॉज रशिया भी अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट में। तो रशिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट, एंड इंडिया काफ़ी रिलायबल पार्टनर रहा है रशिया का। तो दैट इज़ वाई ये लैंडिंग के लिए हेल्प होगा, और ये रशियन बिजनेस है। दिस इज़ रेडियो इक्विपमेंट्स। ये है पॉक्सो। तो अभी एक नोट आया था कि पॉक्सो में अगर FIR रजिस्टर करना है अंडर पॉक्सो तो उसके लिए DCP लेवल के ऑफिसर का नोड ज़रूरी होगा। इस बात पे यहाँ पे सवाल उठाए कि वाई DCP's नोड इज़ रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग पॉक्सो केसेस। पॉक्सो क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये बहुत सेंसिटिव और बहुत सीरियस मैटर होता है, इसमें किसी भी टाइप का लैक्सिटी शुड नॉट बी देयर। तो दैट इज़ वाई चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा कि पॉक्सो का ये जो सर्कुलर आया है कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस का आपको नोट लेना पड़ेगा, इससे पॉक्सो का जो डाइल्यूशन नहीं हो जाए, पॉक्सो उतना इफेक्टिव नहीं हो जाए। दीज आर कंसर्न्स। सो दैट इज़ वाई कि ये क्लियर वायलेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट होगा। इंटेंशंस, दिस प्रॉब्लम फॉर द विक्टिम नहीं होना चाहिए। तो दिस इज पॉक्सो। इस एक्ट का नाम याद रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। देन पाकिस्तान होप्स फॉर रिलीफ ऑन FATF सैंक्शन। FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का काम क्या होता है? अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी को फंडिंग दी जा रही है, इवन जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा है, इन सब चीज़ों में अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है तो फिर FATF वहाँ पे कंट्रीज को लिस्ट कर देता है, जैसे ग्रे लिस्ट हुआ, ब्लैक लिस्ट हुआ, लाइक दैट। अब पाकिस्तान की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, नोटोरियस ट्रैक रिकॉर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑफिशियल पॉलिसी रहती है कंट्री की। सो दैट इज़ वाई पाकिस्तान को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था, ग्रे लिस्ट। तो अभी इसमें कुछ पॉइंटर्स होते हैं, अगर आप इन पॉइंटर्स पे इम्प्रूव करोगे, एक्शंस लोगे, जैसे बहुत सारे टेररिस्ट पे एक्शंस लोगे, देन FATF की लिस्ट से आपको हटाया जा सकता है। तो दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ एक्सपेक्टिंग। आज की डेट में ब्लैक लिस्ट में कितनी कंट्रीज़ हैं? आंसर, पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में, इसके भी ऊपर ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट की कंट्रीज़ का आंसर नेम। चाइना थ्रेटन्स इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। अब सी, चाइना का जो गेम प्लान है वो बहुत कुछ रशिया से इंस्पायर्ड लग रहा है। रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन में इन्वेजन किया, चाइना ऐसा कोशिश कर सकता है ताइवान पे। ये ताइवान स्ट्रेट है, नीचे लुजोन स्ट्रेट है, फिर फिलीपींस आ जाएगा, दिस इज साउथ चाइना सी, ये पैसिफिक ओशन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये पास होती है ताइवान से। तो दिस इज ताइवान, ईस्ट चाइना सी है, ताइपाई यहाँ की सिटी, यहाँ का कैपिटल है। तो दिस इज ताइवान। अब ताइवान का भी हिस्ट्री हमें पता है, पहले वन चाइना था, दिस इज मेनलैंड चाइना एंड दिस इज आइलैंड वाला। यहाँ पे 1949 में सिविल वॉर हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है और डेमोक्रेट्स हार जाते हैं, तो वो मूव हो जाते हैं यहाँ पे ताइवान में। दोनों बोलते हैं कि असली चाइना हम हैं, और जो मेनलैंड चाइना है इसको रिकॉग्निशन ज़्यादा मिल गया। आज की डेट में मेनलैंड चाइना बोलता है ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। सो देयर इज़ अ वन चाइना पॉलिसी। इस वन चाइना पॉलिसी को वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज भी किया है, इंक्लूडिंग USA। बीजिंग को पर यह कंडीशन रखी गई है कि वो ताइपाई में, दिस ताइवान में फोर्सफुल इन्वेजन नहीं करेगा
स्टेटस को एंटी को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो यूएस कमिटेड है ताइवान के रेस्क्यू में आने के लिए, बट वो भी प्रेजेंट जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा यूएस के जो क्रेडेंशियल्स हैं ये भी डाउटफुल लगते हैं। ताइवान एंड चाइना स्प्लिट हुआ था सिविल वॉर इन 1949 में। चाइना क्लेम्स दैट आइलैंड एट इट्स ओन टेरिटरी बट हैज नॉट रूल्ड आउट यूजिंग मिलिट्री फोर्सेस टू टेक इट। तो ये स्टोरी चल रही है अभी इंडो पैसिफिक में। ये तो ताइवान हुआ। इंडो पैसिफिक में हमने पॉलिनेशिया पढ़ा, माइक्रोनेशिया पढ़ा, मेलानेशिया पढ़ा। यहाँ पर भी चाइना, ये जो स्मॉल आइलैंड ग्रुप कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ स्मॉल कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, इनको डेट ट्रैप में यहाँ पर एक ये एंगल भी है। Israeli strike caused damage to Damascus airport. This is Syria. And Australian PM agrees to pay France and submarine spat. एक्चुअली क्या था, फ्रांस एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। फ्रांस की सबमरीन्स हैं, सबमरीन्स। इंडिया में भी जो प्रोजेक्ट 75 है, फ्रांस के दिस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट 75 में हमने सबमरीन्स बनाई हैं। तो सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया को भी फ्रांस डीजल सबमरीन सप्लाई करने वाला था, बट फिर हो जाती है ऑकस। ऑकस में क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को अगेन यूएसए कंसिडर कर रहा है कि वो चैलेंज कर सकता है चाइना, प्रॉक्सिमिटी, इंडो पैसिफिक। तो ऑस्ट्रेलिया को यूएसए ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का टेक्नोलॉजी नो हाउ सप्लाई करने का बात किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ जो डीजल सबमरीन था वो कैंसिल कर दिया। तो इससे जो इमानुएल मैक्रोन है, गवर्नमेंट है, वो और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट लॉगरहेड पे आ गई। तो अब यहाँ पे मेंड करने की बात है टाइज को, तो दैट इज वाई ये विजिट होगा। अब दिस इज वेनेजुएला, ईरान एंटर इनटू 20 ईयर अग्रीमेंट। ये दोनों कंट्री डिफरेंट कॉन्टिनेंट में है। कॉमन चीज इनमें दो है। पहला कॉमन चीज है ऑयल, दोनों ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। दूसरा पॉइंट है कि यूएस ने दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगा रखी। तो वेनेजुएला, ईरान एंटर इनटू 20 ईयर अग्रीमेंट। बोथ कंट्रीज हिट बाय यूएस सैंक्शंस। तो तेहरान सप्लाई ऑफ फ्यूल, तो तेहरान, ईरान जो है वो यहाँ पर दिस ऑयल सप्लाई करेगा। 20 ईयर का कोऑपरेशन दिया है। तेहरान डिलीवरी ऑफ ऑयल टू कैराकस वाज अ ग्रेट हेल्प टू द वेनेजुएलन पीपल। तो दिस इज देयर इकोनॉमी। ईरान की भी चोक हो रही है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, तो ईरान को भी एक न्यू मार्केट यहाँ पे मिल गया। ओके, सो दिस इज देयर। Explosive COVID wave looms large over Beijing. Now this is again a cause of worry. Beijing because वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर है। चाइना जो होता है वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है। चाइना में ऐसे लॉकडाउन लगते हैं तो जैसे सेमीकंडक्टर क्राइसिस हुआ, लॉजिस्टिक्स क्राइसिस हुआ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नाउ मंकी पॉक्स जो है अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। एक यहाँ पे ऐसी थ्योरी आ रही है कि ये मंकी पॉक्स यूरोप में काफ़ी फैल रहा है और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इससे अटैच्ड स्टिग्मा एट्सेट्रा। लेट अस सी अभी इसमें और फर्दर क्या न्यूज़ डेवलप होता है। अभी मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो है वो स्पेकुलेशंस है। जिराफ की ये जो गर्दन होती है, नेक होती है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये कैसे हुआ, तो वैसे तो डार्विन का थ्योरी भी पढ़ा है हमने, लैमार्क का भी पढ़ा है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ स्पीशीज का। तो ये एक जिराफ का स्पीशीज का लॉन्ग नेक है। तो प्राइमरली यहाँ पे यही लिखा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे एक थिक हेड पीस ऑप्टिमाइज्ड फॉर हेड बैशिंग फाइट्स। जिराफ भी बड़े फाइट करते हैं, टेरिटोरियल करते हैं, और स्पेशली जब इनका मेटिंग सीजन आता है तो इस नेक से ये हेड बैशिंग फाइट्स करते हैं। तो बाद में ये है कि जिराफ इवॉल्व लॉन्गर नेक्स फॉर सेक्सुअल कॉम्पिटिशन। सो इस तरीके से इनकी लॉन्ग नेक्स हुआ। देन दिस इज हिट बाय डेब्री। अब ये कौन सा है टेलीस्कोप, ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप है ऑर्बिट में, स्पेस में। अब वहाँ कोई माइक्रो मीटेरॉइड था, छोटा सा कोई मीटेरॉइड था, उसने ऐसे इसको हिट किया तो इसमें ग्लास में कुछ डैमेज हुआ है। तो बट ये डैमेज है, ऐसा थ्रेटनिंग है नहीं, इसका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं होगा, बट हिट बाय डेब्री। सो दैट इज़ वाई जो सैटेलाइट्स है, जो ऑर्बिट है हमारा, वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता जा रहा है। और दैट इज़ वाई यहाँ पर अक्सर ये बात हो रही है कि कैटास्ट्रॉफी नहीं हो जाए, कि एक टाइम ऐसा आ जाए कि जो ऑर्बिट है वहाँ पे फ्री नहीं है कुछ भी, थ्रेट बहुत ज़्यादा है कोलिजन एट्सेट्रा का। तो यहाँ पर भी एक क्लीन अप रिक्वायर्ड होगा डेब्री का। देन एथिकल डायलेमा है, एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट। तो थॉट प्रोवोकिंग गेम
के थ्रू एथिक्स सिमुलेशन कराने की यहाँ पे बात है। प्लेयर्स टू चूज 4 सॉल्यूशंस और उनसे रिलेटेड एथिक्स, तो एक ऐसा एप्लीकेशन है। ये टोंगा है, टोंगा हुंगा, दिस इज इरप्शन हुआ साउथ पैसिफिक में, वॉल्केनो मैग्मा। इंडिया में कितने एक्टिव वॉल्केनो है और कितने डोरमेंट वॉल्केनो है? आंसर एक्टिव वॉल्केनो एंड डोरमेंट वॉल्केनो। नेटवर्क ऑफ स्पाइकिंग न्यूरॉन डेमोन्स्ट्रेटेड, तो यहाँ पे अगेन टेक्नोलॉजी के यूज से न्यूरॉन एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी पूरा एक न्यूरल नेटवर्क है जिससे मैसेज सेंड होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, सब इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन में क्या होता है, सेल मेंबर होता है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी, फिर एक्सॉन होता है ना, फिर ये दूसरे न्यूरॉन से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जैसे हम टेलीफोन लाइन देखते हैं ना, टेलीफोन वायरिंग पूरा हो रखा है, ऐसे हमारी बॉडी का पूरा वायरिंग हो रखा है बाय दिस न्यूरॉन। सो सिग्नल ट्रांसफर होता है, मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं वाया दिस न्यूरॉन्स। तो आईआईटी बॉम्बे की एक टीम है जिसने न्यूरो सिनेप्टिक कोर से 45 नैनोमीटर सिलिकॉन इंसुलेटेड टेक्नोलॉजी से उसको सिमुलेट करने का यहाँ पे एक ट्राई किया है। दीज आर अगेन जस्ट अभी डिमॉन्स्ट्रेशन। माइक्रोप्लास्टिक्स अंटार्कटिका में भी मिल रहे हैं, नॉट एट ऑल गुड। माइक्रोप्लास्टिक्स आर लाइक ये क्या होते हैं, फूड चेन में आ जाते हैं, फूड वेब में आ जाते हैं और फिर ये डेट्रीमेंटल होते हैं स्पीशीज सर्वाइवल में। अंटार्कटिका का लोकेशन वी शुड बी नोइंग कि ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका आर्कटिक के जैसा नहीं है, अंटार्कटिका एक प्रॉपर कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक में लैंड नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर लैंड मास, तो दिस इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में देखो ये अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। एक्चुअली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ सब कन्वर्ज हो जाता है, तो ऐसे यहाँ पे दिस 90 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिका है। ये इंडियन ओशन हो गया, सदर्न ओशन, वेडल सी है, फाकलैंड आइलैंड है। फाकलैंड आइलैंड्स किन दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है? आंसर फाकलैंड आइलैंड्स। ये अंटार्कटिक सर्कल हुआ, पैसिफिक हुआ, देन ये तस्मानिया हो गया। इस स्ट्रेट का नाम क्या है? तस्मानिया, जो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट कर रहा है। स्ट्रेट मतलब नैरो वाटर बॉडी। सो दिस इज रॉस टी, तो रॉस सी, तो यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। अब नेक्स्ट है, हाउ डज द ब्रेन प्रोसेस हीट एज पेन। हीट होता है तो ब्रेन को तुरंत पहुंचता है कि यहाँ पे दिस इज अ पेनफुल इवेंट, तो हम फिर काउंटर एक्शन लेते हैं। फिर ये सब अगेन न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। हीट सेंसेशन हम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ट्रांसड्यूसर्स पढ़ते हैं, समथिंग लाइक दैट बॉडी में भी हमारा एक्टिव मैकेनिज्म है। ये क्या है? नोवल अप्रोच सर्जिकल प्रोसीजर। तो यहाँ बात होती है, जैसे नोज है, नोज में प्लास्टिक सर्जरी कराना, इसको बोलते हैं राइनोप्लास्टी। मॉडर्न एरा में नोज जॉब भी बोलते हैं इसे। कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट एक रीज़न हो सकता है, अक्सर हम न्यूज़ में भी देखते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने नोज दिस प्लास्टिक सर्जरी कराया एट्सेट्रा, ये एक रीज़न होता है। बाकी इसमें ये तो वैनिटी हो गई, बाकी इसकी फंक्शनल यूटिलिटी भी होती है। कई बार ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका जैसे नोज़ थोड़ा डिफॉर्म है, तो वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी से उसको ठीक किया जाता है। कई बार कुछ लोगों में देखते हैं नोज़ का डिज़ाइन ऐसा होता है कि उनको थोड़ा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लग जाती है, या फिर स्नीजिंग हो रहा है, अस्थमा टाइप लग रहा है उन्हें, तो उधर भी सर्जरी करके जो डिफेक्ट्स हैं उसको दूर किया जाता है। तो दो अप्रोच है, एक तो डिफेक्ट्स को दूर करना और अदर इज़ लाइक ब्यूटी फॉर दिस, तो दैट इज़ वैनिटी। तो ये जो चीज़ है सर्जरी, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। अगर इंडिया का हिस्ट्री देखें, बिकॉज इंडिया इज़ अ लाइक वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, आज से बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हम देख रहे हैं। और इंडिया सिविलाइजेशन जो है ये साइंस में काफ़ी अच्छी रही है, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों में। तो सुश्रुत का नाम आता है, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में ये लिखा है, जैसे ये कब की बात है, 7th और 6th सेंचुरी BC, मतलब अभी 2021 है, 22 है, इससे आप वापस जाओ 2000 साल पहले और उससे भी 600-700 साल पहले जाओ, 2700-2800 साल पहले की बात है ये, 6th-7th सेंचुरी BC में। सुश्रुत संहिता में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पे की गई। तो ये बात है, दिस इज प्लास्टिक सर्जरी, नाम याद रखना है सुश्रुत। देन मिक्स एंड मैच डोज है, कोविड-19 वैक्सीनेशन मिक्स करें तो क्या होगा? हेट्रोजिनस, मतलब पहले जो 2 डोज लगे अलग, बाद के 2 जो बूस्टर डोज है वो डिफरेंट है। क्या इससे बेटर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है? इन सब चीज़ों की यहाँ पे दिस थ्योरी है। ये जो भी कोविड-19 और इससे रिलेटेड चीज़ आती है ना, इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, जो ऑफिशियल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो बोल रही है उसको फॉलो करना है, एक्सपर्ट्स को सुनना है। एक्सपर्ट्स मतलब रियल एक्सपर्ट्स।
देन वाई आर इकोनॉमिक स्टेक्स हाई इन वेस्ट एशिया। तो अभी वेंकैया नायडू साहब का विजिट था कतर के लिए और यहाँ पर विजिट था। अब क्या होता है कि जो वेस्ट एशिया है, दैट इज गल्फ कंट्रीज और ये सारे वेस्ट एशिया, ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है यहाँ पे, एंड दिस इज अ कलेक्शन आर्टिकल, इसका पीडीएफ आई विल शेयर, कलेक्शन आर्टिकल है। सी, तो यहाँ बात है कि जो वेस्ट एशिया है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में हम इसी लाइन को फॉलो करते हैं, आईआर का है, लैंग्वेज बहुत रिफाइंड है, पॉइंट्स भी बहुत रिफाइंड है। वेस्ट एशिया जो रीजन है ये सर्व्ड किया एज अ ट्रेड ब्रिज टू ग्रीस, रोम एंड अदर अर्ली यूरोपियन एम्पायर। इंडिया को अगर यूरोप जाना है तो वेस्ट एशिया के थ्रू जाना होता था, तो ग्रीस, रोम, अदर यूरोपियन एम्पायर के लिए ये एक ब्रिज की तरह काम करता था। तो जो स्पाइसेस, क्लोथ्स, सिल्क एंड इंडिगो जो था, गोल्ड एंड सिल्वर, पहले जो वेस्ट एशिया था वो इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता था। वेस्ट एशिया जैसे आज का यूएई, सऊदी एट्सेट्रा। ऑयल तो बहुत बाद में आया है, पहले ये लोग क्या थे, ये ट्रेवलर्स थे, ये ट्रेडर्स थे बेसिकली। इंडिया का कल्चरल इकोनॉमिक ट्रेड टाइज है वेस्ट एशिया से, ये डीप और अबाइडिंग हमेशा से रहे। दिस इज नॉट समथिंग न्यू। इंडिया का जो मौसम वर्ड है, मानसून है, वो भी अरेबिक ओरिजिन है। तो मैरी टाइम ट्रेड होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कल्चर होता था गल्फ रीजन के साथ। अरेबियन सी एंड पीपल ऑफ इंडिया, साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में भी बहुत मिलेनियम ओल्ड है, दिस इज रियली ओल्ड, सिग्निफिकेंटली प्रीडेट्स इवन द फाउंडेशन ऑफ द इस्लामिक फेथ। इस्लाम रिलेटिवली नया रिलीजन है, बट इसके पहले से भी हमारे बहुत टाइज यहाँ पे बने हुए हैं। तो द पॉइंट इज, ये जो फाउंडेशन है, दिस फाउंडेशन प्रीडेट्स इवन द फाउंडेशन ऑफ द इस्लामिक फेथ। देन यहाँ जो डिस्कवरी हुआ, सब्सिक्वेंट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ ऑयल का गल्फ रीजन कॉलोनियल एरा में। ब्रिटिशर्स अब यहाँ पर भी पहुँच गए, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ब्लैक दिस ऑयल निकाला कॉलोनियल एरा में। और फिर जब ऑयल आया तब जो वेस्ट एशिया है इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ने लग गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक रिवाइवल चालू हुआ इस एरिया में। तो आप यूएई वगैरह भी देखो, 50 साल पहले का यूएई देखो और अभी का देखो, स्टार्क डिफरेंस नजर आएगा आपको। तो जो फॉर्च्यून चेंज हुए गल्फ रीजन के, वो चेंज हुए बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ऑयल गोल्ड के कारण। तो टुडे द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट एशियन रीजन कलेक्टिवली इंडिया के 6th ऑफ इंडियाज टोटल बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड वेस्ट एशिया के थ्रू होता है, और 3/5 ऑफ इंडिया का क्रूड ऑयल सप्लाई भी वेस्ट एशिया से आता है। ये मेजर प्रोवाइडर है जॉब्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू इंडियन वर्कर, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर। यहाँ 89 लाख इंडियंस यहाँ पे रहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, और दे सेंड होम अबाउट $40 बिलियन, जो 55% है कंट्री के टोटल रेमिटेंस इनफ्लो का। इन्वेस्टमेंट यहाँ का जो सोवरेन वेल्थ फंड है, इन्वेस्टर्स हैं गल्फ काउंसिल के, इंडिया में स्टेडली इन्वेस्टमेंट यहाँ से आ रहा है, विच इज अगेन अ ग्रेट डील। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट अभी हमने यूएई के साथ किया है, तो इससे ट्रेड टाइज होंगे, नेगोशिएट करेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पैक्ट से। इन सब चीज़ों से क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, एंड दिस इज व्हाट वी वांट फॉर इंडिया। प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, पीस, लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज व्हाट वी वांट। Fighting is not what we want. So this is there. It is the sizable and rapidly growing economic interconnectedness कि गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया, इंसुलेट करने की कोशिश किया कि जो ऐसे सेंसिटिव एंड पोटेंशियली डिसरप्टिव इशू होते हैं उनसे दूर करें। ये बात हमने पहले भी देखा है कि इंडिया आज की डेट में स्टार्स आर अलाइन, फ्यूचर इज रियली रियली ब्राइट। अब इंडिया और जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके बीच में भी टाइज बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ये चीज़ ऑब्वियसली मैनी कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, सो व्हाट दे डू, दे ट्राई टू क्रिएट फिशर्स, दे ट्राई टू ब्रेक दिस फ्रेंडशिप, एंड दैट इज वाई ये पूरे एपिसोड्स होते हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब ORF की स्टडी भी बताया 2020-21 में टॉप ऑयल एक्सपोर्टर है इंडिया एंड इराक, 22% यहाँ से आ रहा है। यूएई, कुवैत एंड ओमान गल्फ कंट्रीज टॉप 10 सप्लायर्स हैं। तो द कनेक्टिविटी इज ह्यूज, डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंसी इज ह्यूज। अब ऐसा नहीं है कि वन साइड डिपेंडेंसी है, गल्फ कंट्रीज को भी इंडिया की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर इंडियन वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे नहीं जाएंगे तो गल्फ कंट्रीज कैसे डेवलप होंगी। तो इट इज़ ऑलवेज अ टू वे थिंग, टू वे हैंड एंड ग्लव रिलेशन है ये। अब इंडिया की रिफाइनरीज हैं, अब हमारी रिफाइनरीज यहाँ से ऑयल का इंपोर्ट करती है और उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करती है। गल्फ रीजन का जो ऑयल है
उसके अकॉर्डिंगली हमारी रिफाइनरी ज़्यादा ट्यून्ड है। तो दैट इज़ वाई गल्फ ऑयल को हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज सल्फर हैवी होता है, सौर ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल होता है गल्फ का। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है यूरोप का या फिर रशिया, ये थोड़ा डिफरेंट है। देन ईरान एंड जीसीसी मेंबर्स के साथ अगर हम पिछला 5 साल देखें तो ये बहुत ही अच्छा रहा है। यूएई, सऊदी, बहरीन, ओमान, कतर, दिस कतर एंड कुवैत 15.3% शेयर रहा है इंडिया का क्यूमुलेटिव टू वे मर्चेंडाइज ट्रेड में। अब ऑब्वियसली दिस इज द प्रॉब्लम कि इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक टाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंड दिस इज द प्राइमरी रीज़न कि ये सारे एपिसोड होते हैं, इस सब ग्रोइंग रिलेशन को डीरेल करने की कोशिश की जाती है। सो दिस इज दैट। अब इंडिया एंड यूएई ने साइन किया सेपा फरवरी में। बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। ट्रेड पैक्ट में प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस भी होगा। यूएई वैल्यू टर्म्स जैसे कि क्या क्या आएगा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स, गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्रीकल्चर, वुड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, ये सब चीज़ों का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड ट्रेड में फ़ायदा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड दिस इंडस्ट्री ने बताया। तो सेपा एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, जो पहले हम यूएई के साथ कर रहे हैं और फिर हम इसको पूरे गल्फ कंट्रीज के साथ करेंगे। तो ह्यूज इकोनॉमिक यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे। सो दिस इज द एरिया वेयर वी शुड फोकस। इसके अलावा यहाँ ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो इनकी सिक्योरिटी भी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। ये जैसे 7 एमिरेट्स हैं यूएई की, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, उल कुवान, फुजायरा एंड रास अल खाइमा। तो यहाँ पे एनआरआई रहते हैं। 34 लाख से ज़्यादा एनआरआई सऊदी में है, 26 लाख कुवैत में है, 10 लाख यहाँ पर है। तो इनकी सिक्योरिटी भी इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इसलिए भी जो टाइज होते हैं उसमें दिस हमेशा कॉर्डियल रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है। और ये लोग वहाँ पे क्या वर्क कर रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ जॉब कैटेगरी है, जैसे लेबर वर्क भी है, ऑयल इंडस्ट्री भी है, नर्सेज, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स भी है। रेमिटेंस जो आ रहा है वो 68.97 बिलियन जो था उसका 55% इस एरिया से आ रहा है। सो दैट इज़ वाई ये जो है रिलेशन बिटवीन गल्फ कंट्रीज एंड इंडिया, और ये चीज़ गल्फ कंट्रीज भी जानती हैं कि इंडिया उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट मार्केट है, कितना सिग्निफिकेंट पार्टनर है। सो दैट इज़ वाई वी शुड फोकस ऑन दिस ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमी एट्सेट्रा। और जो डीरेल करने की कोशिश होती है दिस फ्रेंडशिप, वी शुड ट्राई टू अवॉइड दैट। वी शुड एक्ट विद मैच्योरिटी। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। सो दिस इज दैट। अब ये सेबी कंसर्न है क्रिप्टो एसेट्स। सेबी भी अगेन आरबीआई की तरह कंसर्न इसलिए होती है क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स जो हैं इनमें रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट हो रहा है मार्केट्स में, सेबी का काम क्या होता है, स्टॉक मार्केट को सेफगार्ड करना, इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं उसको सेफगार्ड करना। अब यहाँ पे अगर क्रिप्टो अलाउ कर रहे हैं तो वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा, रेगुलराइज नहीं हो पाएगा, अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी होगी। तो दैट इज़ वाई जो क्रिप्टो है, डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स है, इसको सेबी भी पसंद नहीं करती है। दिस इज बोरिस जॉनसन, बैटल फॉर डॉनबास। अब सी जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो न्यूज़ बताता है ना, उसका और रियलिटी का बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हो गया है आज की डेट में। सो मेन स्ट्रीम मीडिया जो बता रहा है, एट टाइम्स जो न्यूज़ आप देख रहे हो वो ट्रुथ से बहुत परे भी हो सकती है। सेम इज व्हाट वी आर सीइंग इन दिस रशिया। अभी डॉनबास में देखो, रशिया और यूक्रेन कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे ये प्रोग्रेस हो रहा है। थोड़े टाइम तक ये होगा और ये यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा। दिस इज व्हाट रशिया वांटेड। डॉनबास रीजन, डोनेट्स्क, दिस इज दैट। ओके, सो बैटल फॉर द डोनबास। अब इसमें भी वी आर वेरी मच न्यूट्रल। हम यहाँ पे सिविल वॉर, यहाँ पे जो वॉर टाइप सिचुएशन है इसको हम बिल्कुल एनकरेज नहीं करते। ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी एनकरेज नहीं करते। वाइटल टू रिफॉर्म पुअरली एम्ड सब्सिडी। साउंड इकोनॉमिक्स कभी भी सब्सिडी नहीं होता है। तो जो सब्सिडी है ये एक लीकेज की तरह काम कर रहा है, इफेक्टिव नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सब्सिडी का, इसको रिफॉर्म ज़रूरी है। एट्रिशन साइकिल वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वंस। अभी क्या हो रहा है, इतने जॉब लॉसेज होने वाले हैं, वो इसलिए नहीं कि जॉब नहीं है, वो इसलिए कि लोग अब रेगुलर जॉब नहीं करना चाहते। पैंडेमिक के कारण जो है बेसिक जो सोच है हमारी लाइफ की, जॉब की, ये सब बहुत फंडामेंटली चेंज हो गई है यहाँ पे। सो पीपल आज की डेट में एक बैलेंस ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस।
Then Strides gets US FDA note to sell this ibuprofen oral. ये यूज होता है एज अ पेन किलर पेन एंड फीवर में. देन फार्मा पैकेज एल्डर फ्रेंडली हो, चाइल्ड सेफ हो, सस्टेनेबिलिटी हो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, IT रिटर्न बड़ा है, दिस इज रियली गुड. देन दिस इज स्पोर्ट्स. अब नाउ लुक एट दिस. ये जो प्लेसेस हैं हमारे जो माउंटेन्स हैं, है ना, वी लव टू गो टू माउंटेन्स. यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी है, टूरिज्म भी है. यहाँ एक और चीज़ है और वो है फेथ. रिलीजन के बड़े इंपॉर्टेंट श्राइन्स हैं यहाँ पे जहाँ हम जाते हैं दिस विजिट के लिए. अब दैट इज़ परफेक्टली ओके. दिस इज़ नॉट परफेक्टली ओके कि डिवोटीज हैं यहाँ पे. अब ये मंदाकिनी इतनी दिस अच्छी रिवर है, इसको आप पॉल्यूटेड कर रहे हो गार्बेज से. दिस इज नॉट ओके. सो दैट इज वाई जनरल सिविक सेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. अदरवाइज हम हिमालय, आप एवरेस्ट माउंटेन देखो, वहां पर भी ऐसा कुछ सीन दिखने को मिल जाएगा. माउंटेनियर्स वहीं पे डंप कर जाते हैं सारा कचरा एटसेट्रा. गार्बेज माउंटेन्स यहाँ पे बन रहा है. हीप्स ऑफ रिफ्यूज डॉट द हिमालयन माउंटेन रूट टू केदारनाथ. तो अगेन इसमें क्या एथिकल नहीं आता है. रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट एथिकल जो हमारा कंडक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स नेचर, क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? दिस इज द प्रॉब्लम. गार्बेज डम्प्ड ऑन द बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर, और फिर ये रिवर पॉल्यूटेट होगी, इधर ही माइक्रो प्लास्टिक्स होंगे, फिर ये एनवायरमेंट जो है, इकोलॉजी पूरी यहाँ पे अगेन डिफिकल्टी होगी. वैसे ही जो हिमालय है ये बड़ा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है. सो दिस इज दैट. तो दीज आर पिक्चर्स कि ह्यूमंस जो हैं, हमें अपना कंडक्ट को बेटर करने की ज़रूरत है. हमें एट पीस एंड दिस एट सिंक रहना चाहिए. न्यू डिटर्मिनिज्म शुड बी द वे फॉरवर्ड. तो दिस इज दैट. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.